प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल ईयर का सेकेंड पेपर उप समाज शास्त्रों का परिचय के अंतर्गत न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। समाज शास्त्रियों और सामाजिक मानव शास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए अनेक अवधारणाओं का निर्माण किया है। उनमें से एक अवधारणा आधुनिकीकरण है। आधुनिकीकरण संप्रत्यय का उपयोग सामाजिक विज्ञानों में विविध अर्थों में किया जाता है। विद्वानों के मत में यह परंपरा के संदर्भ में प्रयोग आता है, जिसमें परंपरागत समाजों में प्रौद्योगिकीकरण के विकास के परिणाम स्वरूप विविध क्षेत्रों में आए परिवर्तनों को समझने के लिए परंपरा और आधुनिकता के संदर्भ में इसे प्रयोग में लिया जाता है। कुछ समाज शास्त्रियों के अनुसार यह सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। कुछ ने इसे मूल्यों से संबंधित भी माना है, क्योंकि यह अवधारणा उचित और अनुचित से जुड़ी हुई है। आधुनिकीकरण का संप्रत्यय वर्तमान में विकसित अवस्था में है, जहां इसका प्रयोग सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, प्रशासनिक और तकनीकी आदि के संदर्भ में किया जाता है। आधुनिकीकरण के विविध नाम हैं जो इसकी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए समय समय पर विद्वानों ने दिए हैं। पश्चिमीकरण, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, शहरीकरण, विकास और प्रगति आदि अनेक अर्थों में इसका प्रयोग होता है। आधुनिकीकरण की परिभाषा एवं अर्थ। अनेक समाज वैज्ञानिकों ने आधुनिकीकरण की परिभाषा देकर इसके अर्थ को समझाने का प्रयास किया है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। एला टास के अनुसार आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान को समाज में अच्छे और अधिक संतोषजनक जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से लागू किया जाता है, जो संबंधित समाज द्वारा स्वीकृत है। पाई के अनुसार आधुनिकीकरण व्यक्ति और समाज के अन्वेषणात्मक तथा आविष्कारात्मक दृष्टिकोण का विकास है, जो तकनीकी तथा मशीनों के उपयोग में सन्निहित है और जो नवीन प्रकार के सामाजिक संबंधों की प्रेरणा देता है। सीएल आनंद ने आधुनिकीकरण के अग्र तत्व स्पष्ट किए हैं। नंबर 1, मनुष्य द्वारा प्राकृतिक साधनों को नियंत्रित करने के लिए तकनीकी का प्रयोग करना। नंबर 2, उच्च विविधीकरण की प्रक्रिया। नंबर 3, राष्ट्र निर्माण एवं प्रशासनिक विकास की प्रक्रिया। नंबर 4, नूतन ज्ञान का मानव जीवन प्रकरणों एवं व्यवहारों में प्रयोग करना। अनेक परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक देशों, विशेष रूप से पश्चिमी देशों में स्थित विकसित देशों के द्वारा प्रदान की गई नवीन उपलब्धियों तथा व्यवस्थाओं का अनुकरण करना ही आधुनिकीकरण है। ऐसा समझना तथा कहना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि आज केवल पश्चिम के देश जैसे फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका आदि ही आधुनिक देश नहीं है, वरन चीन, जापान, रूस, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आदि गैर पश्चिमी देश भी आधुनिक देशों की गिनती में आते हैं। अतः यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि आधुनिकीकरण पश्चिमी और गैर पश्चिमी आधुनिक देशों फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि की आधुनिक विशेषताओं, व्यवस्थाओं, संस्थाओं और मूल्यों का अनुकरण करने की प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया, मॉडर्नाइजेशन अ प्रोसेस। विद्वानों ने आधुनिकीकरण को एक लंबी प्रक्रिया बताया है, जिसके द्वारा मस्तिष्क में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होता है। जेम्स ओ कॉनेल ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के 3 पक्ष बताए हैं। नंबर 1, आविष्कारात्मक दृष्टिकोण। नंबर 2, नवीन प्रविधियां तथा उपकरणों का आविष्कार। नंबर 3, सामाजिक संरचनाओं का लचीलापन तथा पहचान की निरंतरता। जेम्स ओ कॉनेल ने परंपरागत समाज से आधुनिक समाज में निम्न परिवर्तन बताए हैं। नंबर 1, आधुनिक विकास में वृद्धि तथा आत्मनिर्भर होना। नंबर 2, व्यवसायों का अधिक विशिष्ट तथा कुशल होना। नंबर 3, प्राथमिक व्यवसायों में कार्यरत व्यक्तियों का घटना तथा द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसायों में रत व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि का होना। पुरातन कृषि उपकरणों तथा तरीकों के स्थान पर ट्रैक्टरों और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि का होना। वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्रा व्यवस्था का आना। प्रदत्त के स्थान पर अर्जित प्रस्तुति आना। संस्तरण के स्थान पर शनैः शनैः समानता आना आदि।
आइजनस्टैड ने आधुनिकीकरण को निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया है जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। नंबर 1 आर्थिक क्षेत्र, जिसमें प्रौद्योगिकी का उच्च स्तर होता है। नंबर 2 राजनीतिक क्षेत्र, समूह में शक्ति का प्रसार तथा सभी वयस्कों को शक्ति प्रदान करना एवं संचार के साधनों द्वारा प्रजातंत्र में भाग लेना। नंबर 3 सांस्कृतिक क्षेत्र, विभिन्न समाजों के साथ अनुकूलन की क्षमता में वृद्धि तथा दूसरे लोगों की परिस्थितियों के प्रति परानुभूति में वृद्धि। नंबर 4 संरचना का क्षेत्र, सभी संगठनों के आकार में वृद्धि तथा जटिलता एवं विविधीकरण की दृष्टि से उनमें वृद्धि। नंबर 5 पारिस्थितिकीय क्षेत्र, नगरीकरण में वृद्धि। डेनियल लर्नर ने आधुनिकीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित रूपों को माना है। नंबर 1 अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता की मात्रा का समुचित विकास अथवा उत्पादन व उपभोग का निरंतर विकास। नंबर 2 समाज की गतिशीलता में वृद्धि। नंबर 3 विभिन्न प्रकार के साधनों को चुनने में प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व का होना। नंबर 4 संस्कृति में धर्म निरपेक्ष व तार्किक मानदंडों का होना। नंबर 5 इन सिद्धांतों के आधार पर लोगों के व्यक्तित्व में परिवर्तन का होना। एम.एन. श्रीनिवास ने आधुनिकीकरण को अच्छाई के संदर्भ में लिया है। उनके मत में आधुनिकीकरण एक तटस्थ शब्द नहीं है। किसी भी पश्चिमी देश के प्रत्यक्ष या परोक्ष संपर्क के कारण किसी गैर पश्चिमी देशों में होने वाले परिवर्तनों के लिए प्रचलित शब्द आधुनिकीकरण है। श्रीनिवास ने आधुनिकीकरण के 3 क्षेत्र बताए हैं। नंबर 1 भौतिक संस्कृति का क्षेत्र, तकनीकी को भी इसमें सम्मिलित किया है। नंबर 2 सामाजिक संस्थाओं का क्षेत्र। नंबर 3 ज्ञान मूल्य एवं मनोवृत्तियों का क्षेत्र। उपयुक्त तीनों क्षेत्र परस्पर संबंधित है, अर्थात एक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। ए.आर. देसाई ने आधुनिकीकरण को केवल सामाजिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं किया है, वरन इसे जीवन के सभी पक्षों तक विस्तृत माना है। ये क्षेत्र निम्नलिखित है। नंबर 1 है बौद्धिक क्षेत्र। बौद्धिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण का अर्थ तर्क शक्ति की वृद्धि से है। इसमें भौतिक एवं सामाजिक घटनाओं की तार्किक व्याख्या की जाती है, न कि ईश्वर को आधार मानकर घटनाओं को स्वीकारा जाता है। नंबर 2 सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होती है। पुरानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक मान्यताओं को तोड़कर व्यक्ति नए प्रकार के व्यवहार को अपनाने का प्रयास करता है। सामाजिक संरचना में परिवर्तन, व्यक्ति के व्यावसायिक एवं राजनीतिक कार्यों में परिवर्तन आ जाता है। प्रदत्त के स्थान पर अर्जित पदों का महत्व होता है। नंबर 3 राजनीतिक क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र में सार्वभौमिक सत्ता की वैधता अलौकिक शक्ति से प्राप्त नहीं होती, अपितु नागरिकों द्वारा प्राप्त होती है। राजनीतिक शक्ति का लोगों में वयस्क मताधिकार के आधार पर हस्तांतरण, समाज की केंद्रीय, कानूनी, प्रशासकीय एवं राजनीतिक संस्थाओं का प्रसार एवं विस्तार, प्रशासकों द्वारा जनता की भलाई की नीति अपनाना। नंबर 4 आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन, वितरण, यातायात तथा संचार आदि में पशु व मानव शक्ति के स्थान पर जड़ शक्ति का प्रयोग करना आदि। उपरोक्त भारतीय एवं पश्चिमी विद्वानों द्वारा दिए गए विचारों के आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया परंपरागत पिछड़े एवं उपनिवेश वाले देशों का पश्चिमी एवं गैर पश्चिम पूंजीवादी एवं औद्योगिकीकरण में संलग्न देशों के साथ तुलना करने के लिए उनमें हो रहे परिवर्तनों की ओर ध्यान आकृष्ट करती है। जैसा कि सभी विद्वानों ने अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग अर्थ स्वीकार किया है, साथ ही इसके द्वारा होने वाले प्रभावों को बतलाया है। अब हम देखते हैं आधुनिकीकरण की विशेषताएं। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 बौद्धिक क्षेत्र। भौतिक एवं सामाजिक घटनाओं की तार्किक व्याख्या एवं कार्य कारण आधार पर उन्हें स्वीकार करना। नंबर 2 सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, नवीन मूल्यों की स्वीकृति एवं पारिवारिक संबंधों में शिथिलता का आना। नंबर 3 राजनीतिक क्षेत्र, जिसमें धर्म निरपेक्षता, वयस्क मताधिकार की प्राप्ति एवं राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण सम्मिलित है। नंबर 4 आर्थिक क्षेत्र, जिसमें नगरीकरण की वृद्धि, औद्योगिकीकरण, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि सम्मिलित है। नंबर 5 सांस्कृतिक क्षेत्र। सांस्कृतिक दृष्टिकोण का विकास, जिसमें प्रदत्त के स्थान पर अर्जित पदों का महत्व वर्धन, व्यक्ति में नवीन गुणों का प्रादुर्भाव सम्मिलित है। नंबर 6 परिस्थितीय जन्य क्षेत्र, जिसमें नगरीकरण की वृद्धि समाहित है। आइए अब हम देखते हैं आधुनिकता की विशेषताएं। आधुनिकता की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 है परानुभूति। आधुनिक व्यक्ति में परानुभूति का गुण होता है, अर्थात दूसरों की स्थिति में स्वयं को देखने तथा सोचने की योग्यता का होना।
इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त भूमिका का अनुमान लगाकर क्रिया करता है। नंबर 2, मानसिक गत्यात्मकता। आधुनिक व्यक्ति में सामाजिक और मानसिक दोनों गत्यात्मकताएं होनी चाहिए। व्यक्तित्व परिस्थितियों के अनुसार लचीला और नमनीय होना चाहिए। नंबर 3, उच्च सहभागिता। आधुनिक व्यक्ति विश्व की सभी सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में रुचि रखने के साथ अधिकतम सक्रिय भाग लेने का प्रयास करता है। वो अपनी प्रतिक्रिया संचार माध्यमों से व्यक्त भी करता है। नंबर 4, लक्ष्यों की स्पष्टता। आधुनिक व्यक्ति और समाज पूर्ण स्पष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। नंबर 5, लक्ष्यों का एकत्रीकरण। आधुनिक व्यक्ति और आधुनिक समाज जिन विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं उनमें समन्वय स्थापित करने, जोड़ तोड़ बिठाने की क्षमता रखते हैं और लक्ष्यों को प्राप्त करते रहते हैं। नंबर 6, संस्थात्मक राजनीतिक प्रतियोगिता। आधुनिक व्यक्ति संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। वो राजनीतिक व्यवहारों का पालन करते हैं, जैसे चुनाव लड़ना, भाषण देना आदि। नंबर 7, संप्राप्ति अभिप्रेरणा। आधुनिक व्यक्ति सामान्य कार्यों तथा साधारण उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं होते हैं। वो सर्वश्रेष्ठ तथा उत्तम सफलता प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। वो अधिक धन कमाना चाहते हैं। जो उच्च स्तरीय कार्य कुशलता, निपुणता, सफलता और व्यवहार को प्राप्त करना चाहते हैं उनमें इनसे संबंधित अभिप्रेरणाएं होती हैं। नंबर 8, तर्कपूर्ण उद्देश्य और साधनों का आकलन। आधुनिक व्यक्ति और समाज तर्कपूर्ण उद्देश्यों को आमने सामने रखता है और उनको प्राप्त करने के लिए साधनों का चयन भी तर्कपूर्ण करते हैं। नंबर 9, धन, कार्य, बचत और जोखिम उठाने के लिए नवीन दृष्टिकोण। आधुनिक व्यक्ति मूल्यवान आभूषण बनाकर धन की बेकार के स्थान पर निवेश के रूप में लाभ का अधिक धन अर्जित करना चाहते हैं। समय की पाबंदी, अनुशासन, उच्च स्तरीय कुशलता आदि का विशेष ध्यान रखते हैं। जोखिम उठाने से डरते नहीं हैं। नंबर 10, परिवर्तन की वांछनीय और संभावना में विश्वास। आधुनिक व्यक्ति, समाज और संस्थाएं इस कथन में विश्वास रखते हैं कि परिवर्तन आधुनिक जीवन का प्राण है। परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन हो सकता है और परिवर्तन होकर ही रहेगा। वे परिवर्तन का स्वागत करते हैं। नंबर 11, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अनुशासन। आधुनिक व्यक्ति, समाज और संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अनुशासन में विश्वास रखने के साथ साथ उनका पालन भी करते हैं। नंबर 12, दूरस्थ संतुष्टियों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए निकटवर्ती संतुष्टियों को टालने की क्षमता। आधुनिक व्यक्ति और समाज की छोटी छोटी उपलब्धियों या संतुष्टियों के पीछे न भागकर दूरगामी महत्वपूर्ण बड़े बड़े लक्ष्यों की पूर्ति में लगे रहते हैं तथा छोटे छोटे प्रलोभनों में रुचि नहीं रखते हैं। जैसे लड़के जब तक अच्छी नौकरी नहीं पा लेते तब तक विवाह नहीं करते। नंबर 13, उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी। आधुनिक समाज का एक प्रमुख लक्षण उनकी विज्ञान पर आधारित उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी का होना है। बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा उत्पादन, ऊर्जा के नवीनतम साधनों का उपयोग करना, व्यक्ति और राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का तीव्र गति से विकास करना है। नंबर 14, उच्च स्तरीय जटिल संस्थाएं। आधुनिक समाजों में वस्तुपरक, निष्पक्ष, जटिल, सुव्यवस्थित बड़ी बड़ी समितियां एवं संस्थाएं होती हैं, जैसे बैंक, शिक्षण संस्थाएं, औद्योगिक इकाइयां आदि। ये नौकरशाही व्यवस्था से नियंत्रित, निर्देशित और संचालित होती हैं। नंबर 15, सार्वजनिक शिक्षा और पूर्ण विकसित उच्च स्तरीय शिक्षा। श्यामाचरण दुबे ने आधुनिकता की अंतिम विशेषता शिक्षा बताई है। इनका कहना है कि आधुनिक समाजों के प्राय सभी लोग शिक्षित होते हैं। उनमें शिक्षण संस्थाओं की उत्तम व्यवस्था होती है। इन समाजों में तकनीकी, व्यावसायिक, वैज्ञानिक और उच्च शिक्षा एवं अनुसंधानों का स्तर उच्च कोटि का होता है। एक प्रकार से आधुनिक समाजों में हमेशा ज्ञान का विस्फोट होता रहता है। धन्यवाद।